जो ये सरकार कहती है ना, ये चंद किसान हैं, थोड़े बहुत किसान 4% 5% किसान हैं। अब 26 जनवरी को इसको ये पता चल जाएगा कि किसानों का एकता क्या होता है और किसानों साथियों, पृथ्वी दर्पण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपका मित्र योगी मासूर और हम हैं बिजली बॉर्डर से आगे वालोर मोड़ से के आसपास में, जहाँ पर 3 जिले के किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और किसान आंदोलन को अपना साथ समर्थन और सहयोग देने के लिए पूर्व विधायक परविंदर सिंह जी डोल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हल्का जलाना 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तो उनसे जानेंगे इस किसान आंदोलन और जो देश पे ये गंभीर संकट के बाद छाए हुए हैं, तो इससे इन समस्याओं से क्या निदान पा सकते हैं। तो एमएलए साहब, आप इस आंदोलन को लेकर क्या विचार करते हैं और इन कानूनों पर आपकी क्या विचार है जो 3 कानून के विरोध में आए हैं? किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से चल रहा है। आज ये आंदोलन इस मोड़ पर खड़ा हुआ है जो देश की व्यवस्था बदलने की बात है और वास्तव में आज ये तीनों काले कानून रद्द होने के बाद एक देश की व्यवस्था बदलने की जरूरत है। जो पूंजी पोषक आज़ादी के बाद ठीक है, ये सोचा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, हुआ भी, लेकिन धीरे धीरे कृषि क्षेत्र को बुला दिया गया। लालबहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उस समय देश में अन्न उत्पादन कम हुआ, हरित क्रांति आई, उत्पादन ज़्यादा हुआ। धीरे धीरे जब उत्पादन ज़्यादा हुआ तो एग्रीकल्चर सेक्टर को पीसने की बात चल पड़ी। एग्रीकल्चर सेक्टर एकमात्र है सेक्टर है कि 24 से 27% लोगों को रोजगार देता है। अगर ये लाभकारी हो तो मेरा ये मानना है कि ये बढ़ करके 46-47% रोजगार उपलब्ध करने वाला होगा। लेकिन इन तीनों काले कानून आने के बाद ये सारी जो व्यवस्था है वो एकदम से एक ही कलम से तीनों कानून आने के बाद, जहाँ कालाबाजारी को बढ़ावा दिया गया, जहाँ इन कानून आने के बाद किसान को अब कर्ज करके पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का निर्णय लिया गया, इसके खिलाफ भी आंदोलन खड़ा हुआ। और ये कोई हिंदुस्तान के अंदर नया आंदोलन नहीं है। जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तब से ही 1800 के दशक से ये बात चल रही है कि किसान को लाभकारी अंग्रेज की दखल नहीं। 1960 के अंदर पगड़ी संभालने का एक आंदोलन हुआ था, तो इसी विषय को लेकर उस समय भी अंग्रेजों ने इस प्रकार के कानून थोपने का काम किया था। तो उस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को कानून वापस लेने पड़े। आज वही स्थिति आ गई। आज विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन आज हिंदुस्तान के किसान, जिसके अगुवा पंजाब के किसान बने आए, और इसके अंदर एकमात्र विकल्प ये है सरकार के पास तीनों कानून वापस लेकर के और आने वाला बजट सेशन, इस बजट के अंदर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था उसको लागू करें, ताकि 70 करोड़ जो खेती के ऊपर निर्भर करते हैं, खेती के सहायक धंधों बढ़ने का मौका मिले। MSP 1967 से, लेकिन वास्तव में MSP का लाभ देने के लिए स्वामीनाथन स्वामीनाथन रिपोर्ट से C2 फार्मूले से लागू, लेकिन भारत सरकार ने जो निर्णय ले लिया, मोदी सरकार ने निर्णय ले लिया है, वो तो इस निर्णय से पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। तो इस दिशा में आपका क्या योजना रहेगी, कैसे इस समस्या का समाधान होगा? एक बहुत पुरानी कहावत है, आवाज़ें खलक नकारे उठता, जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। और अन्नदाता सबसे पहले अन्नदाता देव को कहा गया, वो अन्नदाता की आवाज़ बात के साथ मिलकर के निश्चित तौर पर यह आंदोलन सफल होगा और सरकार को ये कानून वापस लेने ही जैसा कि आपने दृढ़ विश्वास के साथ ये संदेश सुना कि भारत सरकार को कानून वापस लेने ही लेना पड़ेगा। सत्य में चाहती और भविष्य में चाहती का सिद्धांत पे लगे हुए हैं, सत्य की जीत होगी और अवश्य होगी। ये न्याय अन्याय की लड़ाई, ये हक अधिकार की लड़ाई, ये मुसलमान की लड़ाई, ये सत्य और असत्य की लड़ाई। कमंड किया जी तीनों गए, धन दौलत और वंश नहीं जाके देख लो रावण कौरव कंस। जी बिल्कुल,
बहुत बड़ी बात। और तीनों जो उदाहरण दिए गए हैं धरती के बहुत बड़े उदाहरण हैं। अहंकारी के रूप में जब अहंकारी की बात आती है तो रावण कंस और कौरव का जिक्र आता है और उनसे बड़े बलवान नहीं हुए धरती पर, लेकिन अहंकार उनको भी खा गया, उनका काल ग्रास बन गया। आपने एमएसपी का खेल देखना है जी। तो 1967 के अंदर जब एमएसपी लागू हुई थी उस समय 76 रुपये क्विंटल गेहूँ का भाव था और एक तोड़ा सोना 190 रुपये में, यानी 2.5 क्विंटल गेहूँ में सोना का थोड़ा है। आज 1975 में गेहूँ का भाव है तो लगभग 25 क्विंटल गेहूँ दे करके आपको सोना देना। डीजल जो है 1967 के अंदर 1 क्विंटल गेहूँ में 200 लीटर आया था। आज आपको 26 लीटर डीजल लेने के लिए 26 क्विंटल गेहूँ, 1 क्विंटल गेहूँ में केवल 26 लीटर तेल आ रहा है। आप इसी प्रकार ईट 3,000 नग जो है 1 क्विंटल गेहूँ में आ गए थे और आज जो है 340 नग केवल 340 लीटर आ रही है 1 क्विंटल गेहूँ। इसी प्रकार स्कूल के शिक्षक की 70 रुपये आप फीस होती है और आज स्कूल के मान 50,000 रुपये है, लगभग 25 क्विंटल से ज़्यादा। इसी प्रकार फौज के सिपाही की 62,000 रुपये थी और आज 26,000 रुपये स्टार्टिंग हुई है। मेडिकल शिक्षा जिसकी आज बड़ा ढिंढोरा पीट है हरियाणा के अंदर 12 रुपये प्रति महीना में MBBS की फीस थी, आज 84,000 रुपये फीस। आप बताया लगाओ कहाँ बने। बिल्कुल आंकड़ों के साथ अंतर का भेद समझाने का प्रयास किया है माननीय विधायक जी ने। और जिस प्रकार से एक तरफ से मोदी सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो और दूसरी तरफ इस तरह के कानून अनचाहे जो किसी की मांग ही नहीं थी ऐसे कानून बना के देश के किसानों को। मोदी जी को पता नहीं इस विषय में आपके क्या विचार है? मोदी जी को पता नहीं कि आत्मनिर्भर भारत का फार्मूला क्या है। आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब ये देश का किसान अन्नदाता आत्मनिर्भर होगा और देश का अन्नदाता किसान तब आत्मनिर्भर होगा जब उसके घर में इतनी पूंजी हो कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके, अपने बच्चे को अच्छा रोजगार दे सके, अपने अच्छे बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य दे सके, उसकी बच्चे की डिमांड पूरी कर सके। अगर वो उसमें सक्षम है तब हम आत्मनिर्भर भारत मानेंगे। अकेले 1.5% लोगों के आत्मनिर्भर भारत होने से हिंदुस्तान आत्मनिर्भर नहीं होने वाला, ये एक सच्चाई है जो इन्होंने प्रयास की है। केवल 1.5% लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की चाल है और हिंदुस्तान के किसानों को, अन्नदाता को, पूरे समाज को आज ये अगर किसान अन्न नहीं पैदा करेगा तो देश कहाँ से खाएगा। तो इस कानूनों के प्रभाव में समूचा देश आने वाला है। गरीब से गरीब व्यक्ति आज ये कह रहे हैं कि बफर स्टॉक माना जाता है। क्यों? 30 करोड़ लोग आज भूखे नहीं हैं। अगर आपके पास अन्न उत्पादन ज़्यादा है 30 करोड़ लोग आज भी भूखे क्यों सोते हैं, भरपेट खाना नहीं मिल पाता, क्या कारण? इसलिए ये व्यवस्था जो बदलनी है वो व्यवस्था बदलने का इस किसान अन्नदाता ने आंदोलन करके काम किया और निश्चित तौर पर ये व्यवस्था पूंजीपति बदल करके कृषि आधारित व्यवस्था लानी पड़ेगी, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और वर्ल्ड का लीडर। बहुत सुंदर रीढ़ की हड्डी है किसान जी, रीढ़ की हड्डी किसान। बिल्कुल। और जैसे कि विधायक साहब ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए बोला है और आत्मनिर्भर के लिए जो उन्होंने परिभाषित किया है, तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या मोदी जी की कथनी करनी एक समान नहीं है? कोई एक तरफ तो आत्मनिर्भर बोलते हैं, दूसरी तरफ रीढ़ की हड्डी को तोड़ते हैं और कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में मैं आपको सौंपते हैं। मैं आपको ही पट्टीकार में एक चैलेंज देता हूँ कि पिछले 6 साल में मोदी जी ने कितने काम किए, क्या किसी में सफलता मिली? क्या किसी में सफलता मिली? मैं आपको ही आकलन करने का मौका देता हूँ कि आप स्वयं में आकलन कीजिए कि 6 साल से इन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। सारे काम छेड़ करके बीच में छोड़ करके नया काम पकड़ लें, ये काम कर लें। कल आपका लेख काम पे एक बार में किसी काम में पूरा नहीं। तो आप मानते हो मोदी सरकार के निर्णय लगातार असफल हो रहे हैं? मोदी सरकार के निर्णय केवल भारतीय जनता पार्टी के निर्णय केवल पूंजीपतियों को पालने का पोषक है। क्या कारण है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था GDP माइनस होती जा रही है और इन घरानों की जो आय है वो 154% बढ़ रही है। तो कौन सा न्याय है? न्याय नहीं। बिल्कुल। शासन का, प्रशासन का, देश में व्यवस्था संभालने का कार्य और वो संभाल नहीं पा रही है और हर क्षेत्र को प्राइवेट करने, निजीकरण क्यों कर दे जाएंगे?
तो इस सरकार का क्या कार्य रह जाएगा? इस सरकार का भी प्राइवेटीकरण किया जाए, क्या करा जाए? सरकार का धीरे धीरे अपना चेहरा इस सरकार का दिखा रहे हैं कि हम केवल पूंजीपति के लिए पैदा हुए थे, पूंजीपति के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने तो डेमोक्रेसी की परिभाषा बदल दी। प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है? जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा कौन सी डाली? पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपतियों की। बिल्कुल, यहाँ से साफ कहना है कि देश ने बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ देश मोदी जी को सौंपा था और मोदी जी बड़ी सफाई से चतुराई से देश पूंजीपतियों को सौंप दिया। तो देश के लिए यह गंभीर समय चल रहा है, संकट काल चल रहा है। इसकी समस्या का समाधान के लिए हमारे साथ और जुड़े हैं आई साहब और विचार रखना चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मोदी जी से निकम्मा प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में नहीं आया है। इसने सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय कोई भी काम आज तक किया नहीं है। सिर्फ झूठ बोल के लोगों को बना के, एक दूसरे को लड़ा के, क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है इसको तोड़ने की बहुत बड़ी बड़ी साजिश इन्होंने की, लेकिन उस साजिश को ये अंधदेवता कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक इनको अपना न्याय नहीं मिलेगा, किसान वापिस अपने घर नहीं जाएगा। या तो कानून वापिस होंगे या किसान जब जाएगा जब किसान वापिस जाएंगे। किसान जब तक वापिस नहीं जाएगा, जब तक तीनों काले कानून और MSP का कानून बन के इनके ऊपर लागू नहीं होगा, एक भी किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा। ये कुछ भी कहे, आज ये भांति की बात करते हैं, कभी कहते हैं ये कांग्रेस का बनाया हुआ है। आप देख रहे हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। इसके ऊपर आपने लगातार देखा होगा कि फौज के बारे में ये कहते थे। इन्होंने एक रैली की थी, आपको ध्यान होगा, रिवाड़ी के अंदर आके 1 रंग कोइन पेंसिल देंगे। आज फौज का जवान जो है दिन भर दिन मरता जा रहा है, उसके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। ये सिर्फ 2 ही आदमियों को मारना चाहते हैं कि सीमा के ऊपर जवान को, यहाँ किसान को। जब तक जवान और किसान के ऊपर ये अत्याचार करते रहेंगे, ये पब्लिक उसको सहन नहीं करेगी, क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा एक सैनिक करता है और देश का अन्नदाता जो पूरा पेट भर के हल पैदा करता है, उस जमीन के अंदर आने वाले समय में अगर किसानों ने अपनी ठान ली तो ये मोदी तो क्या है, बड़ी बड़ी चीज चलेगी। इतना घमंड आदमी को नहीं करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। जब जवान और किसान एक साथ खड़ा हो जाएगा तो इसकी हिम्मत नहीं है कि एक देश में ये छोड़ के भाग जाएंगे। आपको ये भी ध्यान है, ये सिर्फ 2 ही बातों में काम करते हैं, एक दूसरे को डराना, कहीं धर्म के प्रति, कहीं जाट और नॉन जाट के ऊपर, कहीं हिंदू और मुस्लिम के ऊपर। ये ना तो हिंदू का है, ना किसी धर्म का है, ना किसी जाति का है। यह आंदोलन किसान का है। 36 जात की पार्टी जो है किसान काम करती है, वो किसान आंदोलन के आज खड़ा हो चुका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये मोदी अब भी समझ जाए। ये पहले कहते थे कि हम जो है 26 जनवरी को अंदर नहीं आने देंगे। गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त वो देश का एक मान्य दिन है, उसके ऊपर कोई भी आदमी भाग ले सकता है। ये क्या बात करते हैं कि आज सैनिक जो एक्स सर्विसमैन है वो लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। और आपने पता है, विधायक जैसे आप बात कर रहे थे, इनके पिताजी 7 दफ़ा हरियाणा से संयुक्त पंजाब था MLA रहे। उसके बाद हरियाणा जब बना, पहले कृषि मंत्री जो है चौधरी दल सिंह थे, ये चौधरी दल सिंह के सपूत है। इनके अंदर जमीर पैदा हुई, इन्होंने लात मार के, इनके बेटे ने जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर AG था, उसको 10 लाख की नौकरी का लात मार के बाहर आने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब सब आंदोलन में इकट्ठा हो जाता है, किसी की हिम्मत नहीं होती इस आंदोलन को रोक के दिखा दे। अगर मोदी में हिम्मत है तो करके दिखाता। आज कहता है कि हम रोड खोल देंगे, और जब तक किसान नहीं जाएगा, जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होंगे। किसान एकता, किसान एकता। हमारी योजना है मोदी सरकार से कि काले कानून खत्म हो और MSP पर कानून बने, और हमारा रोड मार्च रहेगा। मैं के ऊपर किसानों में बच्चों को भी पुलिस स्टेशन होता हुआ 100 किलोमीटर का रिंग रोड पे मार्च होगा, जिसे हम शांतिपूर्वक करेंगे। हम कोई लड़ाई नहीं लेने आए, हमारी मांग है सिर्फ कानून को रद्द करवाना। जी, जैसे कि आपने सुना कि हम शांतिप्रिय किसान हैं और कृषि विरोधी कानून जो जिसको बोला गया है, वो बनाए गए हैं, उन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए तो हम अपने घर पर चले जाएंगे। और इधर भारत सरकार कह रही है कि किसान नहीं है, उनकी अलग अलग मांगे हैं और वादी का भ्रम देश में फैलाया जा रहा है।
तो इधर सरकार अपने अड़ियल रवैये पर रहेगी और किसान अपने मांगों पर अड़े रहेंगे, और जवान और किसान एक दूसरे टकराव आ जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे, तो देश में क्या हालात होंगे, कितनी जनधन की हानि होगी। लेकिन सरकार द्वारा जो प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है किसान आंदोलन पर, विश्व का एक ऐतिहासिक हिंसात्मक आंदोलन है, उस पे आपका क्या कहना है? हमारा ये आंदोलन इतना शांतिपूर्वक है, इतना बड़ा आंदोलन हमने आज ना देखा ना देखा होगा। इसको हम शांतिपूर्वक से बिल्कुल करेंगे। हमारी सिर्फ मोदी सरकार से कोई टकराव नहीं है, हमारा टकराव कानून काले कानून से है। जब तक ये काले कानून समाप्त नहीं हुए हम करने जाएंगे और हम शांतिपूर्वक ये 26 जनवरी पर एक बना जाएंगे। जैसा कि आपने स्पष्ट सुना है कि टकराव मोदी सरकार से नहीं है, इन काले कानून का। और वास्तव में जिन चीज़ों की जरूरत नहीं थी, किसान भाइयों से, किसान संगठनों से उससे सलाह मशवरा नहीं किया गया था, और वे कानून एकदम न्याय देश के किसानों को छोड़ दिया। देश अनेक समस्याओं से ग्रस्त है, बाहरी दुश्मनी ताकतें हैं वे इस देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और अंदर से अब ये किसान आंदोलन है। क्या ये तो बड़ा परिवर्तन का संकेत है, या विनाश का संकेत है, या विकास का संकेत है? हमारी समझ ये है, जब एक साइड में पाकिस्तान लगे और एक साइड में चाइना है, चाइना ने हमारे उसके सीमा में के घुसते कम से कम 100 मकान बनाए गए हैं। इसका काम सरकार का काम था, उन पर लड़ना ना के कृषि कानून से। यहाँ किसानों को जो कराया है मोदी सरकार ने, ये बहुत गलत कराया है। ये गलत कानून, काले कानून अपनी मर्जी से बनाए ना। आज तक किसी ने ऐसा बगैर संसद में कोई बहस करे कोई कानून नहीं बनाया था। सरकार को चाहिए इन किसानों को ये तीनों काले कानून खत्म करें और MSP लागू करें, और देश के सीमाओं पर चाइना और पाकिस्तान के साथ वहाँ लड़ाई के लिए तैयार है। हमारा ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। अपने केवल अपने हित की बात नहीं रखी गई है, यहाँ राष्ट्र के हित की और सर्वहित की बात भी रखी गई है। देश को मजबूत कैसे बनाया जाए, सुरक्षित कैसे किया जाए, वो बात रखी गई है। लेकिन मान लिया जाए, बता दिए कि अगर सरकार अपने इस फैसले पर अड़ंग रही कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है और क्या योजना है? क्या कहो देखिए, बताइए एक बार। सरकार अपनी मांगों पर अपनी जिद बढ़ रही कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, तो उसके आगे फिर आपकी क्या योजना रहेगी, कैसे अपनी मांगों को पूरी कर पाओगे ऐसे हालातों में? ऐसा जी, पूरा विवरण तो जो हमारे किसान नेता हैं, इंडिया लेवल के जो किसान नेता हैं पंजाब से, हरियाणा से और दूसरे स्टेटों से हैं, वो ही बताएंगे। लेकिन हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। इनका समाधान सरकार को करना ही करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ किसान नेता कहेंगे हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। हम उल्टे हटने वाले नहीं, अब की बार आर पार की लड़ाई है। यहाँ पर आर पार के लड़ाई के संकेत नहीं है, संक्रांत हो चुका है। ये देश कहीं भयंकर गर्त में न चला जाए। इसे देश जो एक विश्व गुरु कहलाने वाला है, जिस देश की महानता जो के औकारे जो पूरा विश्व करता है, और उस देश की एकता, अखंडता और इसकी महानता, आज इसका अस्तित्व सब उस दाव पे लगा हुआ है। क्या होगा इसका, इस भयंकर समस्या का समाधान? इधर सरकार भी अपने अड़ियल रवैये पे है, और किसानों ने भी ये मान लिया गया कि हम इन मांगों को नहीं स्वीकारेंगे किसी भी हद में। तो इन हालातों में हमारी सरकार क्या विचार करेंगी, क्या निर्णय लेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल 26 जनवरी की हम बात कर देते हैं। परसों जो ट्रैक्टर परेड होने जा रही है, वो किस तरह से और किस रूट से निकालेंगे। हम चाहते हैं कि नेतागण तो छुपे रहेंगे, लेकिन जो सामने आएंगे वे हमारे जवान भाई बंधु ही आएंगे। किसान भी अपने, जवान भी अपने, दोनों के टकराव में देश का हानि। तो इस तरह से इस हानि से बचने के लिए आप उनके पास क्या योजना है, क्या विचार है? जवान से जो लड़ाई लड़ते वो भी हमारे भाई हैं, हमारे चाचा वो भी जो दुखी कर रहे हैं।
वो भी देश के जवान हैं, किसानों के हित में। हम उनसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ना वो हमारे साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमने शांतिपूर्ण जो 1952 में ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी, 26 जनवरी को 1952 में ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी, उसी तरह से वो इतिहास दोहराया जाएगा। हमारे इतने ट्रैक्टर हो जाएंगे, दिल्ली सरकार को, मोदी सरकार को ये समझ में आ जाएगा कि किसान एक और कितना किसान है। जो ये सरकार कहती है ना, ये चंद किसान हैं, थोड़े बहुत किसान हैं, 4% 5% किसान हैं। अब 26 जनवरी को उसको ये पता चल जाएगा कि किसानों का एकता क्या होता है और किसानों की कितनी बड़ी भीड़ होती है। ये तो थोड़ा सा नमूना है, और अगर सरकार नहीं मानेगी इसको ईंट से ईंट बचा दिया जाएगा। इसको बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में सरकार को चेतावनी जताया जा रहा है कि मान जाओ और छोड़ दो और किसानों को उनका हक लौटा दो। किसानों की स्वाभिमानी गर्दन में ये रेशमी गुलामी का फंदा मत डालो। ये मोदी सरकार जितनी जल्दी समझ जाए उतना मोदी सरकार के हित में है। उनका कोई मान सम्मान बढ़ेगा, कोई गिरावट नहीं आओगी इसमें। वो किसान के हित में भी है और पूरे देश के हित में भी है। इस विश्व के ऐतिहासिक आंदोलन पे पूरे विश्व की नज़र गड़ी हुई है कि ये भारत देश में क्या चल रहा है, और एक तरह से मिसाल भी हो रही है, एक इतिहास भी रचा जा रहा है। कितना लंबा आंदोलन, हिंसात्मक आंदोलन, और इतने लोगों का समूह जमावड़ा है, मेला सा भरा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रांतों के किसानों में जो भाईचारा दिखा है, देखने में मिसाल है। वैसे तो देश बहुत जाति पर जाति या धर्म मतों में बटा हुआ है, लेकिन किसान की एक ही जाति है, वो मेहनती कौम है, वो सभी मानी है। वो जब धरती का सीना फाड़ के अन्न पैदा करके देश की भूख मिटा सकते हैं तो अपने हक अधिकार के लिए इधर गाँव खेड़ी से करता हूँ जी। मैं आज अकेला मेरे गांव से आया हूँ जी, ना को मेरे गांव वाला है। लेकिन सर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मोदी सरकार माने तो ठीक है, ये तो एक हाथ जोड़ के विनती करूँगा सभी से, ड्राइवर भाइयों को एक दिन आमंत्रित किया जाए। सभी जो अपने रोडवेज वाले हैं, ट्रक वाले हैं, या कोई भी है, या किसी घर पर खाना बनाने वाले या कोई भी है, सर ये हाथ जोड़ के निमंत्रण है, क्या रिक्वेस्ट है, क्या किया जाए उसका ये किया जाए। अगर 26 तारीख को हमारी बात सुनता तो ठीक है, नहीं तो हम सभी ड्राइवर भाइयों को और सभी उनको इकट्ठा करेंगे, निमंत्रण करते हैं हम सभी को। हाँ जी सर, ड्राइवर भाइयों ना किसानों को समर्थन देने के लिए ना इसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल जी, नहीं तो हमारी बात की सुनवाई नहीं हो रही थी। हाँ मैं वही बात में अकेला है जी, मैं तो पैदल चलता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं चाहूँ मेरे को बोलने का मौका दिया जाए जी। और मेरे भी किसी भी समय कोई भी मेरी जरूरत हो, हेल्प हो, 24 घंटे मैं यहाँ रहूँगा जी, मैं सेवा करूँगा, पब्लिक सेवा करूँगा। बोलना पड़ा। हाँ जी, 72 062 63 573 72 किसी भी टाइम सब तक आगे मैं चलूँगा, मैं अपनी गर्दन कटवाऊँगा, बाद में और नाट दूँगा। और जवानी से लबालब भरे हैं, उन्हें एक दिशा चाहिए। अगर आज इस युवा भारत को दिशा नहीं मिली और दिशाहीन होकर पथभ्रष्ट हो गए तो इस देश का कितना विनाश हो सकता है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसके युवा होती है। युवा किसी भी दिशा को एक अपने विचारधारा से, अपनी एकता से, अपने जोश जुनून जज्बात से दिशा दे सकता है। और यहाँ बड़े बुजुर्ग युवा हर प्रकार के किसान अपना सहयोग कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और किसान आंदोलन की शक्ति बढ़ा रहे हैं, इसकी एकता बढ़ा रहे हैं। और बड़े शांतिप्रिय ढंग से, एकता और अनुशासन से यह किसान आंदोलन आगे बढ़ता दिख रहा है। फैसला क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन सत्य की जीत होगी, न्याय की जीत होगी, किसानों की जीत होगी, ये हमारे अंतरात्मा और आत्मविश्वास बोल रहा है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय।